हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, उनके हार्मोन्स के बारे में बताया था। ह्यूमन के डिफरेंट टाइप के जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मीन्स डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। साथ में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस देखा था। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है, मैं यहाँ पे गलत बोली थी, यहाँ पे इंडो नहीं एक्टोडर्मल होगा ये। ठीक है, उस टाइम मैं गलत बोल दी थी। एक्टोडर्मल, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हमने देखा था थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे जो प्रिकर्सर है थायरॉक्सिन नहीं होगा, यहाँ पे टायरोसिन रहेगा, अमीनो एसिड। थायरॉक्सिन तो हार्मोन होता है, T4। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप लोग टायरो प्रिकर्सर ऑफ टायरोसिन। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर ली, 2 जगह गलत हो गया है। जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्टोडर्मल है, इंडोडर्मल नहीं है। और इसके अलावा हम जो थायराइड ग्लैंड होते हैं प्रिकर्सर होते हैं किसके? टायरोसिन, अमीनो एसिड के। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि 2 टाइप के हार्मोन थे। यहाँ पे T3 T4, जो T4 उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात इसको याद रखिएगा। और T3 यहाँ पे ये तो जो दोनों हार्मोन है इनको मिलाकर क्या बोला जाता है? इन्हीं को मिला के बोला जाता है थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी में यहाँ पे जो ये फंक्शन दिया गया है थायराइड हार्मोन्स ना, तो ये T3 T4 के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो थायराइड हार्मोन जहाँ कहीं भी बोला जाए इतना, ठीक है, यहाँ तक, तो इसको आप समझिएगा T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनके बारे में बोला गया है। T3 T4 के बारे में बोला गया है। और एक टाइप का और भी वहाँ पे हार्मोन निकलता है जिसका नाम TCT होता है, जो ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट कराता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो किडनी है हमारी, ये बीन शेप की जो किडनी है इसके एबव, ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एनसीईआरटी में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट को कट करके यहाँ पे लिखना है एबव पार्ट ऑफ, या बोल देते हैं एबव ऑन किडनी, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे इसका नाम में ही छिपा हुआ है। इसका मतलब एड का मतलब होता है अबव। ठीक है, रीनल का मतलब हम जानते हैं किडनी। ठीक है, किसके ऊपर है? ये किडनी के ऊपर है। ठीक, और इनका जो अगर हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, तो ये कैसे होते हैं? एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की आपको ओरिजिन देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा किडनी है उनमें 2 पार्ट, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हमारा किडनी है, क्या था? कॉर्टेक्स था, मेडुला। अगर हम बात करते हैं इनके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इनके ऊपर जो है, इनमें भी आपको 2 रीजन देखने को मिलेंगे। जो साइड का है, ठीक है, उसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। जो बीच में रहेगा वो क्या होगा? मेडुला होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो साइड में है में भी 2 पार्ट है। बाहर के साइड कौन होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा। फिर बीच में जो होगा एड्रिनल मेडुला होगा। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा ना, ये होगा मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, मीजोडर्मल ये होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो भी बोला गया है उल्टा, यहाँ पे बोला गया है एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल होगा दोनों का। तो जो एम फॉर मेडुला होगा तो ये कैसा होगा? मीजोडर्मल नहीं बल्कि ये एक्टोडर्मल होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एड्रिनल मेडुला है वो कैसा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और जो कॉर्टेक्स है वो है मीजोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हार्मोन देखने को मिलेंगे। कॉर्टेक्स के अलग हार्मोन होंगे, मेडुला के अलग होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, हमें पहले से पता है कि हमारे बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी है, तो उनके ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 1 ऑफ द एंटीरियर नहीं, हम बोल सकते हैं 1 ऑफ द एबव। यहाँ पे एबव लिखिए, इनका जो लोकेशन है ना किडनी के ऊपर होता है। तो यहाँ पे लिखिए इसको 1 एट द एबव ऑफ। ठीक है, 1 एट द, ये तो रहेगा एंटीरियर पार्ट को कट करके बोलिए एबव ऑफ ईच किडनी। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर पाए जाते हैं कौन? हमारा एड्रिनल ग्लैंड। और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। ठीक है, द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। इनमें 2 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू, जो बीचों बीच में लोकेटेड है, यहाँ पे जो सेंटर में लोकेटेड है वो कौन होगा? एड्रिनल मेडुला होगा। इनकी ओरिजिन कैसी है? मेडुला है, एम है तो मीजोडर्मल नहीं एक्टोडर्मल होगा। एंड आउटसाइड द लाइन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बाहर के साइड में है उसे क्या बोलेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो कैसा होगा? मीजोडर्मल ओरिजिन में होगा।
अब यहाँ पे एक बीमारी दी गई है जिसका नाम है एडिशन डिसीज़, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेव डिसीज़ और एडिशन डिसीज़ ये दोनों आते हैं एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ग्रेव डिसीज़ था, यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्रेव डिसीज़ था उसको हमने थायराइड में पढ़ा था, थायराइड में, ठीक है, यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था। इसको कब, जब बोल सकते हैं हाइपर सिक्रीशन हो रहा था T3 T4 का, ठीक है, तो उस टाइम में हमको एक्सोपैथेलिक ग्वाइटर जो होता है उसी को हम लोग ग्रेव डिसीज़ कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एडिशन डिसीज़, तो इसको याद रखिएगा कि जो एडिशन डिसीज़ होता है किससे, कहाँ पे ये बीमारी आप पढ़ रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड से, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाई एड्रिनल कॉर्टेक्स alter the carbohydrate metabolism causes the acute weakness fatigue leading to the disease called एडिशन डिसीज। क्या होता है यहाँ पे, जो एडिनल कॉर्टेक्स है उनके हार्मोन अलग होंगे, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, और एडिनल मेडुला है उनके हार्मोन्स अलग हैं। तो जो अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, लो प्रोडक्शन हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है किसका, एडिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन का, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्यूट पेन हो रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं वीकनेस आ रहा है, फटीग थकावट आ रहा है, और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन डिसीज कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में, ठीक है, ये देखिए एड्रिनल मेडुला जो है सेंटर में लोकेटेड है। अब इनमें कौन कौन से टाइप के हार्मोन होते हैं। द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट द टू हार्मोन कॉल्ड द एड्रिलिन और इपिनेफ्रिन, एक ही का नाम है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा नाम है नॉर एड्रिलिन और इसको बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। एक होगा एड्रिलिन तो दूसरा होगा नॉर एड्रिलिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन होगा। दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, बोलते हैं कैटेकोलोअमीन बोलते हैं, ठीक है, कैटेकोलोअमीन। एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड, ये कब निकलते हैं, सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन और कॉल द इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फाइट और द फ्लाइट, ठीक है। ये दोनों जो एड्रेलिन हो गया, नॉन एड्रेलिन हो गया, ये तब निकलते हैं जब बॉडी में स्ट्रेस हो, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, इसीलिए इस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फिर हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, ओके। अब देखिए जब ये हार्मोन निकलते हैं तो कौन कौन से आपको यहाँ पे बोल सकते हैं अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपको डर लगता है, अगर आपके सामने कोई सांप है आप अचानक से देख के डर गए तो उस समय जो आपकी बॉडी में जो हार्मोन निकलते हैं यही होते हैं इमरजेंसी हार्मोन, मतलब कि एड्रेलिन नॉन एड्रेलिन, यही दोनों निकलते हैं। तब उसकी वजह से क्या होता है, दिस हार्मोन इंक्रीजेज द अलर्टनेस, ठीक है, अलर्ट कर देंगे, पिपिलरी डायलेशन, आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी, पाइलो इरेक्शन ऑफ राइजिंग ऑफ हेयर, किरोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, स्वेटिंग, पसीने होंगे। इंसान, हर इंसान को लाइफ में बहुत बार डर लगा होगा कुछ गलत कामों के लिए या फिर अचानक से, ठीक है। तो आप जब देखते होंगे कि आपको जब डर लगता है तो आपके पूरे हाथ के जो बाल हैं, मिस हम बोल सकते हैं जो रोंगटे हैं, ये खड़े हो जाते हैं, पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं एकदम, और एक डर से अंदर हो जाता है, ठीक है। बोथ दी हार्मोन्स, देखिए उनके बारे में क्या दिया गया है, बोथ दी हार्मोन्स इंक्रीजेज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन। हम पहले से जानते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ना हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है किसका, हम बोल सकते हैं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं हार्ट बीट बढ़ गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे रेट बढ़ गया तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ गया। मतलब कि ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है हम बोल सकते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसकी तरह काम कर रहा है कि सारी चीज़ों को बढ़ा दे रहा है, हार्ट रेट बढ़ा दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का वो बढ़ जा रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कार्डिक आउटपुट, ठीक है, वो भी बढ़ गया, जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो भी बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बॉडी में, इसके अलावा देखने को मिलता है जो बोल सकते हैं यहाँ पे कैटेकोलोअमीन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है, जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर है लीवर वगैरह में उनको तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके तोड़ता है, किसमें तोड़ता है, इनको ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ठीक है, रिजल्ट इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। मतलब कि अगर ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ा रहा है तो ये कैसे हो गए, हम बोल सकते हैं ये होते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है, ग्लाइसेमिक,
हाइपरग्लाइसेमिक। अभी हम लोग आगे आज पढ़ेंगे पैनक्रियास से जो निकलते हैं हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन वगैरह, तो वो कैसे होते हैं, वो भी होते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे नॉन इफ्रीन है, चाहे एफ्रीन हो, इफिनेफ्रीन हो गया, ये क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर जो हमारा ग्लाइकोजन है उसे ब्रेक करते हैं, उसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं ब्लड में, तो जिसकी वजह से कैसे हो गए, ये हाइपरग्लाइसेमिक हो गए। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। जब ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज का मात्रा क्या कर रहे हैं, ब्लड में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स का। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 जोन हैं। आप इससे याद करिए GFR। GFR का मतलब ये है, ये आउटर वाला पार्ट होगा, मिडिल वाला कॉर्टेक्स का पार्ट होगा, ये कॉर्टेक्स के पार्ट है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट का मतलब अभी मैं G से बताऊंगी, FR से बताऊंगी, मिडिल, और ये वाला इनर पार्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट रख दी हूँ GFR, इस तरीके से याद करिए। G फॉर जोन, यहाँ पे बोलते हैं जोना ऑफ ग्लोमेरुलस, आउटर लेयर है। मिडिल वाला फेसिकुलेटा हो गया, और सबसे अंदर वाला रेटिकुलरिस होगा। ठीक है, इनके अलग अलग काम है। यहाँ पे जो G है, ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या करता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ADH, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखेंगे जो फेसिकुलेटा है, मिडिल लेयर है, यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कि जो फेसिकुलेटा होता है मिडिल लेयर में, ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिसोल को निकालता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, बढ़ाता है। और लास्टली जो होते हैं रेटिकुलरिस में, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेक्स हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड होता है इंटू 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे अंदर की लेयर से स्टार्ट किया, मैं सबसे बाहर की लेयर से स्टार्ट करती हूँ। जो पहला लेयर होगा, जो यहाँ पे बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, इसे याद करिएगा, GFR, GF एंड लास्टली R हो गया। ठीक है, ये आउटर की लेयर कौन हो गया, G से फॉर ग्लोमेरुलोसा हो गया। फिर मिडिल वाले को बोलेंगे हम लोग जोना फेसिकुलेटा, मिडिल लेयर है। एंड लास्टली अंदर का सबसे जो लेयर होगा उसे बोलेंगे रेटिकुलरिस। ठीक है, इनर लेयर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकोकॉइड्स। ठीक है, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है बहुत सारे हार्मोन को, जिनको हम कॉमनली कह सकते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एक चीज़ याद रखिए कि जब हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ रहे थे उस टाइम क्या देखने को मिला था आपको, ACTH। ACTH का मतलब था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये यहाँ से पिट्यूटरी से निकला होगा, ये हार्मोन जाके काम किस पे किया होगा, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे इसने स्टिमुलेट किया, उससे रिलीज कराए होंगे वो हार्मोन, कॉर्टिसोल वगैरह। तो सोचिए कि यहाँ पे जो पिट्यूटरी है, कहीं ना कहीं हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उन्हें स्टिमुलेट करा रहा है, उनसे रिलीज कराएगा। तो यहाँ देखिए पिट्यूटरी से कौन निकला, ACTH निकला होगा। कभी इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे होंगे, उसको स्टिमुलेट कराया होगा। वहाँ से क्या निकले होंगे, जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होंगे वो रिलीज हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द कॉर्टिकोकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ऐसे कॉर्टिकोकॉइड्स जो हमारे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये कहाँ से निकलेंगे, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होंगे फेसिकुलेटा से निकलेंगे, यहाँ टिक करिए। ठीक है, इन अवर बॉडी द कॉर्टिसोल, हमारे बॉडी में जो मेन कॉर्टिसोल होता है वो कौन होगा, ग्लूकोकॉर्टिसोल होगा। बोल सकते हैं इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कॉर्टिकोकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर electrolyte in our body is called the mineralocorticoid. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. ठीक है, हम पहले से रास मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। रास में क्या होता था कि जब पानी की मात्रा कम हो जा रही थी ब्लड में, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, GFR रेट कम हो जा रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था, जो GG सेल से रेनिन वगैरह निकल रहा था, ये सब लास्टली एल्डोस्टेरोन को निकालते थे। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता था, जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते पार्ट हैं रेनल ट्यूब्यूल के, उनसे रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था पानी का और सोडियम आयन का। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं G वाला, G कौन है, ये G है हमारा जोना ऑफ ग्लोमेरुलसा, जो आउटर लेयर है। वो क्या करती है हमारी बॉडी में, जो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कॉर्टिकॉइड प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर का बैलेंस बनाते हैं, मीन्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं हमारी बॉडी में। तो वो क्या होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का वो कौन है, एल्डोस्टेरोन है। ये रास मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसका मतलब यहाँ बताती हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज के, यहाँ पे ग्लूकोज ही बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ही बढ़ाना है, मीन्स ब्लड में हमको मतलब है कि ग्लूकोज ही बनाना है, लेकिन कहाँ से बनाना है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है कि हम उसको ग्लूकोज बनाए, वो कहीं दूसरा है, मीन्स प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं होगा, लेकिन उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, लिपिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ब्लड में हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का मात्रा बढ़ाते हैं। एक तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लाइपोलिसिस करेंगे, लिपिड को तोड़ रहे हैं, प्रोटोलिसिस करेंगे, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, मीन्स कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स रिसोर्सेज हैं उनसे भी क्या करेंगे, ये तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, और ये क्या करेंगे, जो सेल हैं उनको रोकेंगे, उन्हें इनहिबिट करेंगे, उनसे बोलेंगे कि तुम अमीनो एसिड का अपटेक मत करो, उनका यूटिलाइजेशन मत करो, ब्लड में इन्हें बहने दो, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। जो कॉर्टिसोल होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। पहली चीज़ ये क्या करते हैं, ये हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं, इसके अलावा जो हमारा किडनी का फंक्शन है उसे भी रेगुलेट करते हैं। Glucocorticoid, particularly the cortisol, produce the anti-inflammatory reaction, suppress the immune response। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, ये क्या कर रहा है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये प्रोड्यूस कर रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा ये सप्रेस कर रहा है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। जो कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है, आरबीसी बनाता है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं इथ्रोपोइसिस करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो कौन है, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली इन द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, हमें पहले से पता है डीसीटी पे काम करता है, पीसीटी पे करता है। इसके अलावा जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, उस पर भी काम करता है, उससे क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है पानी और सोडियम आयन का, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, ये तो काम कराता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन किसका कराता है, एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आयन एंड द फॉस्फेट आयन, ठीक है, ये एक्सक्रीशन कराता निकलवाता है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर, किसको, पोटेशियम आयन को एंड फॉस्फेट आयन को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थस द एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो क्या क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे भी देखता है, और ब्लड में प्रेशर कितना है उसको भी मेंटेन करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड और ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से थोड़े अमाउंट में बोल सकते हैं यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, लड़कों में भी दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में एंड्रोजेनिक जो मेल के हार्मोन होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, मेडुला से नहीं कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये था कि जो कॉर्टेक्स और मेडुला है अलग अलग है। एड्रिनल यहाँ पे कॉर्टेक्स से यहाँ से तीन हार्मोन्स निकलेंगे, जिसको याद करेंगे GFR से। अगर बात करेंगे मेडुला से, तो मेडुला से 2 हार्मोन निकलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, दोनों को मिला के बोलेंगे हम लोग कैटेकोकोलएमीन, ठीक है। ये कब निकलते हैं, ये स्ट्रेस में निकलते हैं, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन हो रहा है, जब आपकी ट्रेन छूट रही है, ठीक है, जब आप रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, जब आपके अंदर डर आ रहा है किसी चीज़ को देख के, जब आपका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या है, इस समय आपकी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे, इन्हें हम हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट बोलते हैं, जिसकी वजह से अलर्टनेस बढ़ जाता है, जो पिपलरी है डायलेशन हो जाता है, हमारा जो रोंगटे हैं ये खड़े हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, ये सब इनके बोल सकते हैं कि इफेक्ट है, ठीक है। दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट बढ़ रहा है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड का वो सप्लाई तेज हो जाएगा, ठीक है, रिस्पायरेशन रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कार्डिक आउटपुट इंसान का बढ़ गया, ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। जो हमारा जो एपिनेफ्रिन है, नेफ्रिन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं ग्लाइकोजन का, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ के करते हैं, ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाए, तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन को भी तोड़ते हैं, लिपिड को भी तोड़ते हैं,
ओवरऑल ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देते हैं। जब हमने एड्रेनोकॉर्टेक्स में देखा तो यहाँ पे देखते हैं जूना रेटिकुलरिस सबसे अंदर की लेयर, फेसिकुलेटर मिडिल लेयर एंड बाहर की लेयर ग्लूमेरुलस। तो आप GFR से याद रखिएगा, ठीक है, बाहर से मिडिल फिर अंदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं उनको एक साथ मिला के हम कॉमनली क्या कह देते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्टिकोक्वाइड्स, ठीक है। जो कॉर्टिकोक्वाइड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में उसे ब्रेक करने में मीन्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं तो कैसे होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होंगे। कहाँ से निकलेंगे, ये फेसिकुलेटा से निकलेंगे, मिडिल लेयर से निकल रहे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल होता है मेन, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। जो कॉर्टिकॉइड रेगुलेट करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है हमारा जो ना ग्लूमेरुलस से निकलता है, ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड। और मेन कौन होता है यहाँ पे, हमारा एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक, जो रास मैकेनिज्म में जाता है। जब हम बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड में वॉल्यूम कम हो जाए वाटर का, GFR रेट कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, यही रास मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से सब चीज़ इंक्रीज होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। इसके अलावा लाइपोलिसिस कर रहा है, लिपिड से ग्लूकोज बना रहा है, प्रोटीन से ग्लूकोज बना रहा है, ये सारा काम ये करता है, ठीक है। ये सब इसके बोल सकते हैं ये सब इसके फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन दिखा रहा है, सप्रेस कर रहा है इम्यून सिस्टम को। जो कॉर्टिसोल होते हैं ये क्या करते हैं, RBC का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं कि रिएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, सोडियम आयन का, लेकिन यहाँ पे लिखा गया एक्सक्रीशन कराता है फॉस्फेट का, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोटेशियम आयन का। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स दिए गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होते हैं ये कैसे होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड को बोलते हैं, मिक्स्ड बोलेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। ये इसको इस तरीके से क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। इनके पास डक्ट भी होता है कुछ चीज़ों के लिए, जहाँ पे एंजाइम वगैरह निकलते हैं डक्ट से जाते हैं, और जब हार्मोन निकलते हैं एंडोक्राइन तो वो सीधा ब्लड में जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन में, ठीक है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाज जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इसे कंपोजिट ग्लैंड क्यों कहा गया है, कंपोजिट ग्लैंड, इसका रीजन दिया गया है विच एक्ट एज द बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज होते हैं, छोटा सा ही तो होता है पैनक्रियाज, ये कैसे होते हैं, कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड होते हैं, जिनके पास क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी की तरह काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन का जो सिक्रेशन होगा वो डक्ट के थ्रू जाएगा, और जो एंडोक्राइन का सिक्रेशन होगा डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, मीन्स उसके पास कोई डक्ट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इंडोक्राइन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जो इंडोक्राइन पैनक्रियाज है कंसिस्ट ऑफ, इसे बोलते हैं आइसलेट ऑफ द लैंगर, ठीक है। ये लगभग 1 से 2% है, ठीक है। टोटल जितने भी पैनक्रियाज हैं उसमें टोटल जो सेल है उसका 1 से 2% क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए है। लगभग 98 से 99 वो किसके लिए है, एक्सोक्राइन सिस्टम के लिए है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, जो आइसलेट ऑफ द लैंगर हंस है। There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in the normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue। देखिए जो टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू है उसका 1 से 2% इंडोक्राइन पैनक्रियाज बन रहे हैं, मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड बन रहे पैनक्रियाज के, और उसका जो सेल है उसे बोलते हैं आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है। ये कितने हैं, 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक हैं, ठीक है, 1 से लेकर 2 मिलियन तक हैं, इतने ही है, लेकिन 1 से 2% है। अब इनसे 2 टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्मोन निकलेंगे, इनके पास 2 टाइप के सेल होते हैं, वहाँ से 2 टाइप के हार्मोन निकलेंगे। देखिए द 2 मेन टाइप ऑफ द सेल इन दी कहाँ पे प्रेजेंट है, आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस में प्रेजेंट है। ये क्या है, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज है, ठीक है। आर कॉल्ड अल्फा सेल एंड बीटा सेल। द अल्फा सेल सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन वाले या पेप्टाइड हार्मोन है बोल सकते हैं, ग्लूकागॉन, वाइल द बीटा सेल सिक्रीट द इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल क्या निकालेगा, ग्लूकागॉन निकालेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये भी हाइपरग्लाइसेमिक है, ये जो क्या करेगा, जितनी भी ग्लाइकोजन है, प्रोटीन, लिपिड है, सबको तोड़ तोड़ के ये क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाएगा। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज लेवल अगर एक्सेस में है ब्लड में, उसको उठाओ के क्या करेगा, स्टोर कराएगा, मीन्स कि ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक होगा इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल से कौन निकल रहा है, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से निकल रहा है इंसुलिन, दोनों ही कैसे हैं, पेप्टाइड हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं
ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, जो ग्लूकागॉन होता है पेप्टाइड हार्मोन है, एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन जो ग्लूकागॉन होगा, अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम है तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, तोड़ तोड़ के जो सेल में स्टोर है, ठीक है, ग्लाइकोजन वगैरह, उसको तोड़ तोड़ के उसको बाहर निकाल के ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो अब इंसुलिन क्या करेगा, उन ग्लूकोज को उठा उठा के स्टोर कराएगा। तो ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं ब्लड में। ठीक है, ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल, जिसे बोलते हैं हेपेटोसाइट, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोनियोलिसिस, रिजल्ट एट द इंक्रीज ऑफ द ब्लड शुगर, दैट इज कॉल्ड द हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, जो ग्लूकागॉन होते हैं मेनली किस पे काम करते हैं, लीवर के सेल को। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीवर सेल के बारे में बात करेंगे, हेपेटोसाइट। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पे जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, उससे ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोनियोलिसिस का मतलब होता है यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लाइकोजन यहाँ पे किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है, मीन्स ग्लूकोज का लेवल इनको बढ़ाना है, तभी ये क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया है। ठीक है, इन एडिशन दीज हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज है उससे को भी तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कर रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कर रहा था, अभी हमने देखा था, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल इनको बढ़ाना है। Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization, thus the glucagon is the hyperglycemic hormone। ये क्या करते हैं, अगर ये चाहते हैं कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़े तो ये सेल को क्या इंटेक करने देंगे, ग्लूकोज को नहीं करने देंगे ना उस टाइम। तो ये क्या करते हैं, जो ग्लूकागॉन होते हैं रिड्यूस कराते हैं, कम कराते हैं कि तुम सेल्स तुम अभी अपटेक मत करो, अभी तुम ग्लूकोज को मत लो। ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत है, अभी मुझे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। तो इस वजह से क्या होता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, जो सेल हैं उनको रिड्यूस कराता है कि तुम ग्लूकोज का अपटेक यूटिलाइजेशन मत करो। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन जो बीटा सेल से निकल रहा था, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन इज द पेप्टाइड हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होमोस्टेसिस। ठीक है, ये भी क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ठीक है, ये दो जगह पे काम करेगा, हेपेटोसाइट मीन्स लीवर के सेल पे काम करेगा, दूसरा किस पे करेगा, एडिपोसाइट। हम पहले से पढ़ चुके हैं, एडिपोसाइट कहाँ है, हमारे स्किन के नीचे है। ठीक है, एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। और क्या कहता है कि सेल्स तुम ना एक काम करो, तुम जितना ग्लूकोज एक्स्ट्रा बना है तुम उसका यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, इसका मेन काम क्या है इंसुलिन का, ये जो इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब इसको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर कहाँ कराएगा, हेपेटोसाइट मीन्स लीवर के सेल में कराएगा। एडिपोस टिश्यू जो हम लोग दिखते हैं मोटे, जो फैट ये दिख रहा है मेरे हाथ में, ये क्या है, यहाँ एडिपोस टिश्यू में हम बोल सकते हैं फैट भरा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, उसको चेंज करा रहा है दूसरे फॉर्म में, ग्लूकोज से चेंज करा रहा है दूसरे फॉर्म में मीन्स फैट में। तो कहाँ स्टोर करेगा, एडिपोसाइट में यहाँ पे स्टोर करेगा। इसके अलावा जो हमारा सेल है उनसे कहेगा कि तुम ग्लूकोज का अपटेक करो, तुम इसका यूटिलाइजेशन करो ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये जल्दी जल्दी काम करता है हेपेटोसाइट पे, एडिपोसाइट पे, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द, यहाँ पे ग्लाइकोजन। अब तक इसका जो दूसरा भाई था मिस ग्लूकागॉन, वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में बदल रहा था। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, मीन्स स्टोरेज का काम करा रहा है। ठीक है, इन अ टारगेट सेल द ग्लूकोज हेमोस्टेसिस इन द ब्लड इज थस ज्वाइंटली मेंटेन बाय ज्वाइंटली टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है दोनों कौन मेंटेन कर रहा है, ग्लूकागॉन कर रहा है, इंसुलिन। की दोनों खराब नहीं है, लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागॉन एक्ट करेगा किस पे, हेपेटोसाइट के सेल पे। अगर लेवल ज़्यादा हो गया
तो हमारा इंसुलिन काम करेगा, वो क्या करेगा, हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में ये जो ग्लूकोज है इसका कन्वर्जन कराएगा। जैसे कि अभी हम बात करते हैं हिपेटोसाइट में क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, ठीक है, लीवर के सेल में। तो ये क्या कर रहा है कि लेवल को कम कर रहा है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं ब्लड में। आगे यहाँ पे डिसऑर्डर दिया गया है प्रोलॉन्ग काफ़ी समय से हाइपरग्लाइसीमिया, कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि काफ़ी समय से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर होगा, लेड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड द कीटोन बॉडी। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। हम पहले से जानते थे जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, इसमें क्या होता है कि उस इंसान में डायबिटीज़ होता है जिसके ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, या तो इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है या तो इंसुलिन निकलना ही बंद हो गया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर काफ़ी समय से किसी इंसान के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, मीन्स हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ रही है, तो उसके बॉडी में एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इससे क्या होता है कि यूरिन के थ्रू बहुत लॉस होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो बाहर निकालना है, तो यूरिन के थ्रू क्या होगा, लॉस ज़्यादा होगा ब्लड में। अब लॉस ज़्यादा होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ग्लूकागॉन ये उसने क्या किया है कि सेल को अपटेक नहीं करने देता है, ठीक है। जो सेल है वो ग्लूकोज को ले नहीं सकते क्योंकि इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, वो सेल अपटेक नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इंसान, जिसको बोल सकते हैं डायबिटीज़ है, वो इंसान पतला इसीलिए होता है कि जो उसके बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है ना, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, उसके बॉडी में इंसुलिन काम सही से कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो अपटेक नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ब्लड का जो ग्लूकोज है, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू वेस्ट हो जा रहा है, तो इंसान पतला दुबला दिखता है, ठीक है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको सक्सेसफुली अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको इंसुलिन की थेरेपी कराना पड़ेगा, ठीक है। इनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा इंजेक्शन के फॉर्म में, या फिर आप पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कराइए, ये कराना पड़ेगा। आप इनको ओरली, इस दवा के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में आप इनको इंसुलिन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पेट में कोई दवा मैंने खाया तो मेरे पेट में गया, पेट में ही क्या होते हैं, प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं, मीन्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और हमारा ये जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, अगर इंसुलिन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंसुलिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो इंसुलिन है ये पेप्टाइड हार्मोन है। तो ये क्या होगा कि अगर कोई इंसुलिन टैबलेट के फॉर्म में ले रहा है तो वो आगे चल के वो एंजाइम कहाँ पे, जो पेट में एंजाइम है वो क्या करते हैं, आगे चल के वो डाइजेस्ट कर देंगे, तो पैनक्रियास तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इनको बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग गोनैड्स के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं किस टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे। बात करते हैं टेस्टिस का। तो जो टेस्टिस है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। अब हम आगे देखते हैं, जो टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन दी स्क्रॉटल सैक, ठीक है। एक पेयर जो टेस्टिस है कहाँ प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रॉटम में, स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ होते हैं, हमारे जो मेल होते हैं उनके एब्डोमेन के बाहर होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल। टेस्टिस परफॉर्म अ डुअल फंक्शन। जो टेस्टिस है 2 टाइप के यहाँ पे फंक्शन दिखा रहे हैं। पहला एज अ प्राइमरी क्या है, वो सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस का 2 फंक्शन है, प्राइमरी क्या है, सेक्स ऑर्गन है, एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड वो सेकेंडरी नंबर पे आता है। अगर कोई टेस्टिस ग्लैंड पूछे पहला कि प्राइमरी क्या है, सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, मीन्स वहाँ से हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और द इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक है। जो टेस्टिस है, स्क्रॉटम वाला एरिया है, वहाँ पे क्या सेमिफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और उसके बगल में मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये मान लीजिए टेस्टिस है, तो यहाँ पे ये देखिए सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन इनके बीच में ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल है यहाँ पे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है लीडिंग सेल, और जो हमारा सेमिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर्टोली सेल वगैरह वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल है, उसके बगल में जो इंटरस्टिशियल टिश्यू हैं या स्ट्रोमल टिश्यू हैं, वहाँ पे लीडिंग सेल प्रेजेंट हो गए। देखिए द लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर स्पेस। देखिए इंटरट्यूबुलर स्पेस का मतलब कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट बाहर आउटसाइड प्रेजेंट है।
प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ हार्मोन को रिलीज करते हैं कौन, जो लीडिंग सेल है, कहाँ प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन जिनको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, और मेनली क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो एंड्रोजन है कहाँ से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है एंड्रोजन। ठीक है, ये निकल रहे हैं, जो लीडिंग सेल है कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर स्पर्म बनेंगे, उसके चारों तरफ जो खाली स्पेस है वहाँ पे लीडिंग सेल होंगे छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे एंड्रोजन। अब एंड्रोजन का मेन काम क्या होता है, ये डेवलपमेंट कराता है, मैचुरेशन कराता है, फंक्शन किसका, जो मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि इपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस होगा, सिमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा, इन सब का। ठीक है, दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ। ये जो हार्मोन एंड्रोजन की क्या करता है, मस्कुलर ग्रोथ कराता है, बॉडी शॉडी बनवाता है, किसमें, मेल में। ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर, जो ग्रोथ फेशियल हेयर का होगा, एक्सिलरी हेयर का हो गया। ठीक है, इनमें क्या करता है, ग्रोथ कराता है। इसके अलावा जो गुस्सा आता है, मेल को जो गुस्सा आता है आदमियों को, वो क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है, एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ द वॉइस, ये सारी चीज़ें जो हैं इस हार्मोन की वजह से रेगुलेट हो रही है। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ होगा, फेशियल और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ होगा, इसके अलावा गुस्सा आएगा, एग्रेसिवनेस बोल सकते हैं, एग्रेसिवनेस आएगा, और यहाँ पे जो लो पिच वॉइस होती है मेल की, इन्हीं की वजह से होता है। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो एंड्रोजन होता है ये क्या करता है, हेल्प कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम। ठीक है, जो एंड्रोजन है वो किस पे काम कर रहा है, सीएनएस पे, एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे बोलते हैं लिपिडो। ठीक है, एंड्रोजन क्या कर रहा है, सीएनएस पे काम कर रहा है, सेंट्रल न्यूरस सिस्टम मतलब ब्रेन पे काम कर रहा है, और ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिपिडो को। दीज हार्मोन प्रोड्यूस द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो हार्मोन्स होते हैं, कौन से, एंड्रोजन के बारे में बात हो रही है। दीज हार्मोन प्रोड्यूसेस द एनाबॉलिक सिंथेसिस इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करते हैं, ये जो एंड्रोजन होते हैं ये हार्मोन क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, एनाबॉलिक करते हैं, किसका, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं ओवरी। ओवरी भी कैसी है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये फीमेल में प्रेजेंट होती है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन एब्डोमेन। ठीक है, जो फीमेल की ओवरी है एब्डोमेन में, लेकिन मेल का जो हम बोल सकते हैं टेस्टिस है वो एब्डोमेन में नहीं, आउटसाइड द एब्डोमेन है। ठीक है, ओवरीज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस वन ओवर ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो ओवरी है ये क्या है, प्राइमरी, फीमेल की प्राइमरी हम बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये क्या करती है, एक ओवा, हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करती है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। देखिए यहाँ पे दो स्टेरॉइडल हार्मोन है, जो एंड्रोजन था वो भी स्टेरॉइडल हार्मोन ही था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरी है दो टाइप के स्टेरॉइडल हार्मोन को रिलीज करती है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड द स्ट्रोमल टिश्यू। अगर मैं ओवरी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये देखिए इस टाइप का हमारा ओवरी इस टाइप का हो गया, ये ओवरी है सपोज करिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे, फॉलिकल होंगी, प्राइमरी मान लीजिए फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी इस तरीके से फॉलिकल बढ़ेगा, टर्शरी में थोड़ा यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी, टर्शरी है। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैच्योर फॉलिकल इस तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी साइड बाहर निकल गई। अब जो रप्चर यहाँ पे फॉलिकल है ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम बना रही इस तरीके से। ठीक है, तो जब यहाँ पे फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है तो हम जानते हैं कि पिट्यूटरी से FSH निकला होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फॉलिकुलर ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी के अंदर जब फॉलिकल ग्रोथ कर रहे हैं उस टाइम कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन निकल रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन निकल रहे हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन कब होता है, जब LH सर्ज होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं वहाँ पे LH एकदम पीक पे होगा फीमेल के बॉडी में, तो वहाँ पे LH का क्या होगा, ग्राफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे पीक पे होगा। तो उस टाइम क्या होता है, फीमेल में ओव्यूलेशन टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे LH, तो आप देखेंगे जो बचा हुआ पार्ट होगा किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होगा इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये आगे चल के क्या निकालेगा, ये निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, अगर आगे चल के सेकेंडरी ऊसाइड जो है अगर इनका फ्यूजन हो गया स्पर्म के साथ, जाइगोट वगैरह बना, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होंगे, उनसे प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब ओव्यूलेशन वगैरह सब कुछ स्टॉप हो जाता है। अगर
ये आगे चल के सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ, मीन्स स्पर्म से इनका मिलन नहीं हुआ, उस टाइम क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम होंगे क्या होंगे, धीरे धीरे रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन निकालता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन निकालता है, लेकिन जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ना उस समय एस्ट्रोजन निकलता है भर भर के। प्रोजेस्टेरॉन तो बाद में निकलता है, जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो चुका है ओव्यूलेशन के टाइम, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम, वो निकालता है प्रोजेस्टेरॉन में, एस्ट्रोजन थोड़ा बहुत अमाउंट में। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ओवरी किससे बनी हुई है, ओवेरियन फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एस्ट्रोजन इज सिंथेसिस एंड सिक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। जब ये ग्रो कर रही है ना फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यहाँ पे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है उन फॉलिकल से। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जब ओव्यूलेशन हुआ तो क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल आया। अब बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, अब देखिए उसके बारे में। आफ्टर इवोल्यूशन द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर, जो रप्चर हुआ फॉलिकल वो आगे स्ट्रक्चर किस में बन गया, इससे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच सिक्रेट मेनली प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेगा, सिक्रेट करेगा प्रेगनेंसी हार्मोन, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस, यहाँ पे एस्ट्रोजन का क्या क्या काम है, प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है मेनली किस पे काम करता है, स्टिमुलेशन कराता है ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है, वो कौन है, मेमरी ग्लैंड है, इन पे एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड बोल सकते हैं, इनका ग्रोथ कराता है, इन पे एक्ट करता है। इसके अलावा जो फीमेल की लाउड पिच है, ठीक है, ये किसकी वजह से आ रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से आ रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, जब ओवेरियन का फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय भी एस्ट्रोजन निकल रहा है। अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे कि हम बोल सकते हैं हाई वाइज, जो औरतें होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होती है, बोल सकते हैं बड़ी क्लियर, बहुत तेज हाई पिच की आवाज़ होती है, किसकी वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से। ये सेकेंडरी हम बोल सकते हैं सेक्स कैरेक्टर है फीमेल के। ठीक है, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, जो फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर है उस पर जो हार्मोन है वो कौन है, एस्ट्रोजन ही उनको स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द प्रेगनेंसी, इसीलिए इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वुलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिल्क एंड द मिल्क सिक्रीशन। जो प्रोजेस्टेरॉन है किस पे काम करता है, मेमरी ग्लैंड पे काम करता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम क्या होता है, मेमरी ग्लैंड में ये काम करता है, और जो मेमरी ग्लैंड है उनके बाद छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, एल्वुलाई हमने लंग्स में पढ़ा था, अभी एल्वुलाई मेमरी ग्लैंड में है फीमेल के। ये एल्वुलाई क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं मिल्क भी। इनके ल्यूमेन में क्या होता है, मिल्क का यहाँ पे स्टोरेज होता है। इसके अलावा मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, मिल्क का जो धीरे धीरे सिक्रीशन होता है, कौन कराता है, ये प्रोजेस्टेरॉन कराता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा दूं जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग कल इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे, इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट की थी। जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, जैसे कि एक एक पेयर हमारे पास किडनी है तो एक एक पेयर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, तो एड्रिनल का मतलब होता है, एड का मतलब एबव, रिनल का मतलब किडनी। किडनी के ऊपर कोई किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, कौन है, एड्रिनल ग्लैंड है। हमारे बॉडी में 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर। यहाँ पे 2 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं, जो साइड साइड में रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो मेसोडर्मल ओरिजिन होंगे, और बीच में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल मेडुला, जो एक्टोडर्मल यहाँ पे ओरिजिन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं एडिशन डिसीज। जो एडिशन डिसीज में क्या होता है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं यहाँ के हार्मोन बहुत कम निकलते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत स्लो डाउन हो जाता है। बॉडी में क्या होता है, एक्यूट वीकनेस आ गई, फटीग आ गई, तो ये एडिशन डिसीज है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं मेडुलरी, जो यहाँ पे मेडुला से निकल रहा हार्मोन, मेडुलरी हार्मोन के बारे में देखते हैं। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये 2 टाइप के होते हैं, एड्रेलिन हो गया, दूसरा उसका नाम है इपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉन एड्रेलिन या फिर इसे नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दोनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलोअमीन बोलते हैं। ये निकलते कब, स्ट्रेस के टाइम में निकलते हैं। अगर किसी इंसान को कोई स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी आ रही है, तो ये हार्मोन की वजह से आ रही है, इसीलिए इसे हम इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स के निकलने की वजह से अलर्टनेस बढ़ जाता है, जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होता है, पेपिलरी डायलेशन होता है, आंखें हम लोग फाड़ फाड़ के देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, ये हार्मोन इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। इसके अलावा जो ये स्ट्रेंथ है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन उसको बढ़ा देता है, जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा था, कार्डिक आउटपुट बढ़ा दे रहा था, तो ये करते हैं, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन कराते हैं किसका, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, तो ये ओवरऑल क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक है ये।
इसके अलावा ये ब्रेक डाउन कराते हैं लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाए। ये काम हो गया खत्म किसका, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन का। अब हम लोग देखते हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं हार्मोन, यहाँ पे 3 जोन होते हैं। जो बाहर वाला सबसे आउटर होगा उसे बोलते हैं जोन ऑफ ग्लोमेरुलसा, एफ फॉर फेसिकुलेटा, GFR से याद रखिए। और सबसे अंदर वाला जो होगा जोन ऑफ रेटिकुलेटा बोलेंगे, ठीक है, रेटिकुलेरिस बोलेंगे। द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन डिवाइडेड 3 रीजन। सबसे अंदर वाला दिया गया है, इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जो इनर लेयर में है। जो बीच में है मिडिल लेयर में उसे जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं। और सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलसा। जो हमारा जोना ग्लोमेरुलसा है ये क्या करेगा, ये निकालेगा मिनरल कॉर्टिकॉइड को। जोना फेसिकुलेटा को हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालेंगे, ठीक है। जो भी कॉर्टिकॉइड्स निकल रहे हैं ये कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं स्टेरॉइडल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको मिला दिया जाए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। हमारे बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक मेन है, जो कि जो कॉर्टिसोल है वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है हमारा जोना फेसिकुलेटर से। ये क्या कर रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक है, मींस कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे रहा है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो कौन है, एल्डोस्टेरॉन होते हैं। ये बैलेंस करते हैं वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का हमारे बॉडी में, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनके बारे में देखते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स है उनसे ग्लूकोज बनाते हैं। और लाइपोलिसिस कर रहे हैं, प्रोटियोलिसिस कर रहे हैं, मींस लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ के ये ग्लूकोज बना रहे हैं। और ये सेल को रोक रहे हैं कि तुम जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल में बढ़ा रहे हो तो तुम इनका इस्तेमाल मत करना, मीन्स इनका अपटेक मत करना, ठीक। कॉर्टिसोल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसके अलावा किडनी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो पर्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल होते हैं ये स्टेरॉइडल होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। कॉर्टिसोल जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, आरबीसी की प्रोडक्शन में। थायराइड वाले जो हार्मोन थे वो भी क्या कर रहे थे, आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे। इधर कॉर्टिसोल भी जो है एड्रेनल ग्लैंड के, ये क्या कर रहे हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। जो एल्डोस्टेरॉन होता है मेन रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है। ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, सोडियम आयन का, और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम आयन का और फॉस्फेट आयन का। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो एल्डोस्टेरॉन होता है ये हेल्प करेगा किसका, मेंटेनेंस कराने का, इलेक्ट्रोलाइट का, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम मतलब वाटर का, ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जो एंड्रोजेनिक का मतलब जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं थोड़े अमाउंट में कहाँ से निकलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, जो क्या कराते हैं, एक्सियल हेयर ग्रोथ कराएंगे। इसके अलावा पीबीएस हेयर ग्रोथ कराएंगे, फेशियल हेयर ग्रोथ कराएंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रिया क्या है, मिक्स या कंपोजिट ग्लैंड है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है एक तरफ, और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। जो एक्सोक्राइन का पार्ट है वो 98 से लेकर 99% है पैंक्रियास के टिश्यू में। अगर हम इंडोक्राइन की बात करते हैं 1 से 2% है। अगर हम इंडोक्राइन पैंक्रियास की बात करते हैं वो किससे होता है, वो इनमें जो टिश्यू होते हैं उसे बोलते हैं आइसोलेट ऑफ द लैंगरहंस होते हैं। ये लगभग 1 से लेकर 2 मिलियन इनके जो बोल सकते हैं सेल प्रेजेंट हैं, जिसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ द लैंगरहंस, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के पैंक्रियास है उसमें प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए किसी का पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहा तो उसमें इनका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से 2% पैंक्रियाटिक टिश्यू के। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 टाइप के मेन सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर, जो कि अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल। जो अल्फा सेल होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जो कि हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। और जो इंसुलिन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, बीटा सेल से बन रहा है। ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है। दोनों को बस मिलजुल के काम करना है कि यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना है, ठीक है। जो ग्लूकागॉन होते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उनको मेंटेन करेंगे। अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो जो ग्लूकागॉन है मेनली किस पे काम करेंगे, हिपेटोसाइट में, लीवर के सेल को अटैक मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोजन है। उस ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोलिसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इसके साथ ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, मीन्स जो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अलावा सेल को बहुत मना करते हैं, उनको रिड्यूस करा देते हैं कि सेल तुम अब इस्तेमाल मत करना, ग्लूकोज का अपटेक मत करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। फिर देखते हैं दूसरी तरफ जो बीटा सेल से निकला हुआ हमारा पेप्टाइड हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। ये क्या करता है, ये भी ग्लूकोज को रेगुलेट कराता है हमारे ब्लड में। जो इंसुलिन होता है मेनली किस पे काम करता है, हिपेटोसाइट पे और एडिपोसाइट पे। इनका मेन काम यही होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ उसको लो करना है। तो ये 2 जगह स्टोर कर सकते हैं ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो एक तो होता है लीवर के सेल में स्टोर करे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, दूसरा फैट के फॉर्म में स्टोर करे कहाँ पे,
एडिपोसाइट सेल में, ठीक है। ये इन्हेंस कराते हैं कि सेल तुम अपटेक करो, यूटिलाइजेशन करो जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से जो ग्लूकोज है ब्लड में वो कम होता जाएगा। वो कहाँ स्टोर होगा? हिपेटोसाइट सेल में और एडिपोसाइट सेल में यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड का लेवल है ग्लूकोज, बोल सकते हैं जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। इंसुलिन क्या करता है? कन्वर्जन कराता है ग्लूकोज का किसमें? ग्लाइकोजन में। कहाँ पे ये होता है? हिपेटोसाइट में होता है, मीन्स लीवर के सेल में होता है। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो होमोस्टेसिस हो रहा है ब्लड में दो हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्लूकागॉन खराब है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकागॉन ही क्या करेगा? लेवल बढ़ाएगा। अगर ज़्यादा है तो इंसुलिन ही इसको स्टोर करेगा, मीन्स कम करेगा ब्लड में। अगर बहुत समय तक किसी इंसान के बॉडी में बोल सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है काफ़ी समय से, तो उस टाइम उसे एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। ये दो कंडीशन में हो सकती है, या तो इंसुलिन सही से निकल नहीं रहा है या तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सेस अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज है तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज को बाहर भेजना पड़ेगा, तो जो यूरिन होगा, यूरिन में लॉस बहुत ज़्यादा होगा ग्लूकोज का, तो हम देखेंगे यहाँ पे लॉस होगा। इसके अलावा कुछ हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिसे हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज, ये दोनों ही यहाँ पे कहाँ निकलेंगे? डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट के यूरिन में निकलेंगी, ठीक है। और इस बीमारी को हम लोग बोल सकते हैं ओरली या टैबलेट के फॉर्म में नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ये खुद एक पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन, और हमारे पेट में ऑलरेडी यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटोलिटिक चलता रहता है, मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन चलता रहता है। यहाँ पे एंजाइम पहले से प्रेजेंट है, तो कोई दवा अगर खा रहा है तो उसका डाइजेशन पेट में हो जा रहा है, तो वो पहुँच ही नहीं पा रहा पैनक्रियास के पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो ट्रांसप्लांट करा लीजिए यहाँ पे पैनक्रियास, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट पे। फिर हम बात करते हैं टेस्टिस क्या है? मिल के यहाँ पे सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, एक पेयर होते हैं, एब्डोमेन में नहीं प्रेजेंट होते, आउटसाइड एब्डोमेन होते हैं, कहाँ पे? स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। जो टेस्टिस होता है इनका डुअल फॉर्म होता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा ये हार्मोन भी निकालते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। जो टेस्टिस हैं यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, और साइड में खाली स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे भी कुछ सेल प्रेजेंट है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और जो खाली जगह है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल होता है जिसे हम लेडिंग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो लेडिंग सेल होता है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन जिनको बोलते हैं एंड्रोजन। मेनली क्या होता है? इनका टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है मिल का, ठीक है। जो एंड्रोजन होता है वो रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट कराता है, मैचुरेशन कराता है, और फंक्शन किसका? मिल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा इनका। और ये हार्मोन जो होता है मस्कुलर ग्रोथ कराता है, मसल वगैरह बनवाता है उनका, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर को ये बढ़ाता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं गुस्सा, हम बोल सकते हैं बहुत मिल जो होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा निकल रहा है। इसके अलावा जो लो पिच है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। जो लो पिच आवाज़ें हैं ये सब ये जो है गुस्सा आना या फिर जो आवाज़ बहुत मेल में क्या होती है लो पिच की होती है, क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। एंड्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रोसेस, हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में, मींस स्पर्मेटोजोआ के बनने में। एंड्रोजन क्या करता है? एक्ट करता है जो सीएनएस में, जो क्या इन्फ्लुएंस करता है मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को, जिससे हम बोलते हैं लिपिडो, ठीक है। ये जो हार्मोन होते हैं एनाबोलिज्म करते हैं, मींस की सिंथेसिस करते हैं किसका? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। आगे देखते हैं ओवरी में बोल सकते हैं कि जो फीमेल के पास क्या होती है? एक पेयर ओवरी होती है, मतलब दो ओवरी होती है, कहाँ पे? एब्डोमेन में। ये भी कैसे होती है? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ओवरी क्या होती है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है जो प्रोड्यूस करती है एक ओवा, या फिर हम बोल सकते हैं एक सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कहना अच्छा है कि सेकेंडरी oocyte बोलिए, हर मेंस्ट्रुएशन में निकलता है, मीन्स ओव्यूलेशन के टाइम ये रिलीज होता है। इसके अलावा देखते हैं कि ओवरी के पास दो ग्रुप के हम बोल सकते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, जिसका नाम एस्ट्रोजन हो गया एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया। जो ओवरी होता है वो कंपोस्ट होता है किससे? छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल है, और जो खाली जगह है यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू भरे हुए हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे फॉलिकल आगे चल के बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इस समय एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब जब 14वां दिन आ जाएगा ओव्यूलेशन का, तो उस समय क्या होगा? ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होंगे और ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देंगे ओव्यूलेशन के टाइम, ठीक है। पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकल रहे थे FSH, ठीक है। कब निकल रहे थे? जब फॉलिकल यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रो कर रहा था। पिट्यूटरी से, मान लीजिए यहाँ पे ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से FSH आया, वो एक्ट किया किस पे? ठीक है। ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं प्रोटीनियस होते हैं, मीन्स प्रोटीन से बने होते हैं। वो काम किस पे करेंगे? इसके मेम्ब्रेन पे, ओवरी के, और इनको बताएंगे कि अब टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है कि जो फॉलिकल है ग्रोथ करे। अब जो फॉलिकल ग्रोथ करते हैं उस टाइम क्या होता है? जो
खुद ओवरी के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन यहाँ से निकलते हैं, फॉलिकल ग्रोइंग फॉलिकल से निकलते हैं, ठीक है। 14वां दिन आएगा, फिर पिट्यूटरी से एक सिग्नल आएगा कि एलएच हार्मोन बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो 14वां दिन आ चुका है, अब क्या होगा, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उनका रप्चर होगा। तो जब रप्चर होगा तो ये बाहर निकलेंगे, कौन, सेकेंडरी ओसाइट या फिर ओवम बोल सकते हैं। और बचा हुआ जो पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल वो किस में बदल जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में। इस समय जब ओवुलेशन खत्म हो उसके बाद क्या होगा, एफएसएच एलएचएस क्या हो गया, कम हो गया। अब इनका काम ही नहीं है, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, काम केवल तब था पिट्यूटरी से कि जब फॉलिकल का ग्रोथ कराना था और जब फॉलिकल को फोड़ना था, ठीक है, मतलब रप्चर कराना था। इसके बाद कोई एलएचएफएसएच का कोई काम नहीं है। आप यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम में यहाँ से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन भी निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, सिंथेसिस होता है किससे, जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल है ग्रो कर रहे हैं वहाँ से निकल रहा है। ओवुलेशन के बाद क्या होता है, जब रप्चर हो जाता है यहाँ पे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, तो यहाँ से क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। बचा हुआ पार्ट क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और वहाँ से क्या निकलता है, मेन प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। एस्ट्रोजन का कहाँ कहाँ काम है, ये स्टिमुलेशन कराता है ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन का, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, जैसे कि मेमरी ग्लैंड वगैरह का। और यहाँ पे डेवलपमेंट कराता है किसका, ओवेरियन फॉलिकल का। जब ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे एस्ट्रोजन निकल रहा है। इसके अलावा जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, जैसे हाई वॉइस है, ठीक है, हाई पिच वॉइस, उसमें भी ये हेल्प करता है और मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, रेगुलेट करता है फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को। अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, ठीक है। क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना तो उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन तभी बंद हुआ कि जब ये सेकेंडरी oocyte आगे चल के स्पर्म के साथ मिला और आगे चल के जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, मतलब एक बच्चा बन रहा उधर। और इधर क्या होगा, जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल गया, तो आगे डीजनरेट नहीं होगा क्योंकि इसको पता है कि शी इज प्रेग्नेंट। तो अब ये डीजनरेट नहीं होगा और यहाँ से खूब भर भर के प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। लेकिन अगर आगे ये जो सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन नहीं हो पाया स्पर्म से, कोई यहाँ पे जाइगोट नहीं बना, तो ये चला जाएगा और धीरे धीरे जो कार्पस ल्यूटियम है क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड में एक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उस पर एक्ट करते हैं ताकि जो छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं मेमरी ग्लैंड में उनको बनाते हैं, ठीक है, उनको फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि यहीं पे क्या होगा, मिल्क स्टोर होगा, इनके ल्यूमन में ही क्या होगा, मिल्क स्टोर होगा। और मिल्क का सिक्रीशन भी कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन कराता है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।